जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। ज्योग्राफी अड्डा एप्लीकेशन और यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है नेट जेआरएफ के लिए, उसमें हमने कल ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। उससे पहले हमारी इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी, उससे पहले हमारा जियोटेक कंप्लीट हो चुका, मतलब जियो टेक्निकल वाला यूनिट कंप्लीट हो चुकी, और उससे पहले हमारा स्टैटिक्स ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। आज हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की आज की हमारी पहली क्लास है और कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे एग्रीकल्चर ज्योग्राफी वाले को। सबसे पहले यदि बात की जाए कि एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से देखने को मिलेंगे पेपर में। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। देखो, एक क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट पूरा पूरा चांस है कि सिद्धांतों से आएगा, एक कृषि प्रदेशों से आएगा, और एक क्वेश्चन बुक और विद्वानों से रिलेटेड आएगा। ये 3 तो मिनिमम क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे यहाँ से। और यहाँ पर कॉन्सेप्ट बेस का भी क्वेश्चन पूछ सकता है सिद्धांतों से। फैक्चुअल क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर इन विद्वानों से कि एग्रीकल्चर के ज्योग्राफर कौन कौन से हैं, उन्होंने क्या क्या काम किया था यहाँ से। तो ओवरऑल यदि हमें बिना किसी रिस्क के साथ पढ़ाई करनी है कि भाई हमें तो हर हाल में जेआरएफ ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, अब की बार जेआरएफ के साथ हम किसी भी हाल में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो आपको बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है और याद करने वाले कंटेंट को याद भी करना है। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको एक अलग बात और बताता हूँ। जो जिनका बहुत अच्छा स्कोर होता है एग्ज़ाम में, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन उनका हर एक एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर होता है। उसके एक सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि वो जो टाइम होता है ना, उसको केवल पढ़ाई में देते हैं। वो इस तरीके से देते हैं कि उनका पढ़ाई में भी टाइम वेस्ट ना हो। जैसे अब ये जो ज्योग्राफर है, एग्रीकल्चर के ज्योग्राफर, यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, ये ज्योग्राफर कहाँ के हैं, इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी और इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए। इन 3 बातों के बारे में हम पढ़ेंगे, हर एक ज्योग्राफर के बारे में। कुछ स्पेशल सन होंगी तो उनको हम पढ़ेंगे। अब ये वाला पोर्शन क्या है, याद करने वाला है, इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है। जैसे ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में कल हमने रेल परिवहन पढ़ा था, सड़क परिवहन पढ़ा था, वहाँ पर हमने लंबाई की बात कर रहे हैं, सबसे बड़े सड़क मार्ग की बात कर रहे हैं, सबसे बड़े जल मार्ग की बात कर रहे हैं, सबसे बड़े रेल मार्ग की बात कर रहे हैं, वो कहाँ से कहाँ तक जाता है। भाई वहाँ पर भी मेरे हिसाब से तो कुछ समझने का था नहीं। अब जो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं कम पढ़कर, वो क्या करते हैं, समझने के पीछे केवल वो उन्हीं चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं जो समझने लायक है, जहाँ पर कॉन्सेप्ट है। और जो याद करने वाला है ना, उसका वो लोग वीडियो भी नहीं देखते हैं, उसको वो डायरेक्टली याद कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जितने टाइम में मैं वीडियो देखूंगा ना, इतने टाइम में तो मैं इसको रट दूंगा। क्योंकि वीडियो देखने के बाद में भी उनको रटना है, तो क्यों ना टाइम को बचाकर पहले ही रट लिया जाए। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो जितने भी ज्योग्राफर हैं, हर एक यूनिट के सबसे पहले हम, जैसे किसी भी यूनिट की शुरुआत होगी तो सबसे पहले उससे रिलेटेड जितने भी ज्योग्राफर हैं उनको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम बात करें एग्रीकल्चर के ज्योग्राफर, याद करने वाला है। तो जो कैंडिडेट सीरियसली तरीके से तैयारी कर अपना टाइम बचाना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पर ही बोल रहा हूँ, आप इनको इस वीडियो को देखने के बजाय, आप वीडियो देखोगे, कुछ समझने का है नहीं इसमें, तो इस वीडियो को देखने के बजाय पीडीएफ को डाउनलोड करो और डायरेक्टली उसको रट लो। क्योंकि रटना है आपको, वीडियो देखोगे उसके बाद में भी आपको रटना पड़ेगा। तो क्यों ना ये जो वीडियो देखने का टाइम है लगभग आधा घंटे का 1 घंटे का, इसको डायरेक्टली याद करने में कन्वर्ट क्यों ना किया जाए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, आप समझने की कोशिश केवल उसी टॉपिक को करो जो समझने वाला है, जहाँ पर कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर फैक्ट है, जहाँ पर रटना है, उसको डायरेक्टली रटो ही रटो। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के बारे में, कृषि भूगोलवेता के बारे में, कि कौन कौन से कृषि भूगोलवेता हैं, डिटेल से हम यहाँ पर बात करेंगे। और यदि आपका सपना है जेआरएफ क्वालिफाई करना, तो आपने अभी तक बैच नहीं लिया है, फिलहाल में बैच में बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है, तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट के थ्रू आप ज्योग्राफी का और नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच ज्वाइन कर सकते हैं।
इस गारंटी बैच की सबसे खास बात यही है कि यहाँ पर हम गारंटी ले रहे हैं कि हमारे कंटेंट से एग्जाम में कम से कम 80% पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सारा सब कुछ कंप्लीट सिलेबस एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट करवाया जाएगा 100% तरीके से जेआरएफ वाले इन्वायरमेंट के साथ, जिसमें सबसे पहले मैंने बता दिया कि यदि जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो जो चीज़ें रटनी है उनके वीडियोस देखने की बजाय उसको आप डायरेक्टली रटो, ताकि आपका टाइम बचे, उस टाइम को आप दूसरी जगह यूटिलाइज कर सको। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्थर यंग के बारे में। ऑर्थर यंग कहाँ के थे? जर्मन के अर्थशास्त्री थे। देखो, जब पहले पेपर होता था ना तो उसमें क्या होता था, हम वो क्या थे वो कभी नहीं पढ़ते थे। जैसे हमने डायरेक्टली याद कर लिया कि ऑर्थर यंग जर्मन के थे, लेकिन आजकल ये भी याद करना पड़ रहा है कि ऑर्थर यंग जर्मन के अर्थशास्त्री थे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है, वो स्टेटमेंट में दे देगा कि ऑर्थर यंग जर्मन के राजनीतिक भूगोलवेता थे, ऑर्थर यंग जर्मन के कृषि भूगोलवेता थे। भाई ये अर्थशास्त्री थे, इन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर काम किया है, लेकिन पेशे से ये क्या थे? अर्थशास्त्री थे। तो ये बातें आपको याद रखनी है। इनके दो महत्वपूर्ण बुक थी, जिसमें एक किताब का नाम था ए कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एग्रीकल्चर। इनकी जो पहली किताब है उसका नाम है ए कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एग्रीकल्चर, और इनकी जो दूसरी किताब है उसका नाम है इंग्लैंड में पर्यावरण और फसल स्वरूप। इंग्लैंड में पर्यावरण और फसल स्वरूप कृषि भूगोल के ऊपर लिखी हुई ये पहली किताब है, इसलिए इसको आपको स्पेशली तरीके से याद रखना है, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं जब वो एग्जाम पेपर सेट करता है तो उसका माइंड सेट रहता है, क्योंकि उसको भी सारी चीज़ें याद नहीं है कि सब कुछ उसके दिमाग में बैठा हुआ है, उसको भी वही चीज़ें याद हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर लग रहा है कि एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की सबसे पहली किताब, ये एक याद करने वाला पॉइंट है, हाईलाइट पॉइंट है ये, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी पर लिखी हुई पहली किताब का नाम है इंग्लैंड में पर्यावरण और फसल स्वरूप। ऑर्थर यंग ने पर्यावरण व कृषि घटनाओं के मध्य संबंध स्थापित किया। ऑर्थर यंग महोदय ने पर्यावरण और कृषि घटनाओं के बीच में संबंध स्थापित किया। पर्यावरण और एग्रीकल्चर जो इवेंट थी, एग्रीकल्चर जो मूवमेंट थे, उनके बीच में रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की कि पर्यावरण और कृषि की जो घटनाएं हैं उनके बीच में किस तरीके से संबंध हो सकता है। इन्होंने फसलों के प्रारूप को निर्धारित करने में तापमान, वर्षा और मृदा को महत्वपूर्ण माना। ऑर्थर यंग महोदय ने फसलों का प्रारूप निर्धारित किया, और जब ऑर्थर यंग महोदय ने फसलों का प्रारूप निर्धारित किया तो उसमें उन्होंने तापमान, वर्षा और मृदा, इन तीनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना। अब इनके फसल के प्रारूप कौन कौन से हैं? भाई पहला है फसल सैकेंद्रण, दूसरा है फसल संयोजन, तीसरा है फसल वैविध्यीकरण, चौथा है कृषि दक्षता, पांचवा कृषि उत्पादकता और छठा है सस्य गहनता। तो अब हमने ऑर्थर यंग को कंप्लीट कर लिया। समझने का कुछ नहीं था, सारा सब कुछ आपको याद करना ही करना है, क्योंकि इनका याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके बाद हम वॉन थेन्यून के बारे में बात करते हैं। वॉन थेन्यून का जो कृषि अवस्थिति की सिद्धांत है उसको हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वो आपको समझने की कोशिश करनी होगी। अभी हम फिलहाल जो वॉन थेन्यून है उनको एज ए एग्रीकल्चर ज्योग्राफर के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, कि एग्रीकल्चर ज्योग्राफर के रूप में वॉन थेन्यून के क्या क्या योगदान थे, कहाँ से ये थे, ये किस तरीके से थे। वॉन थेन्यून थे वो जर्मन के अर्थशास्त्री थे। ऑर्थर यंग भी जर्मन के अर्थशास्त्री थे और वॉन थेन्यून भी जर्मन के अर्थशास्त्री थे। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है द आइसोलेटेड स्टेट, एकाकी राज्य, इनकी एक बहुत ही फेमस किताब है। एकाकी राज्य के जनक है ये जो वॉन थेन्यून महोदय हैं, वो एकाकी राज्य के जनक हैं। 19वीं सदी के प्रारंभ में कृषि अवस्थिति की सिद्धांत एग्रीकल्चर लोकेशनल थ्योरी का प्रतिपादन किया था। तो जो वॉन थेन्यून महोदय थे, वॉन थेन्यून महोदय ने 1826 में, मतलब 19वीं सदी के प्रारंभ में, 1826 कब हुआ? सदी के प्रारंभ का समय हुआ। तो वॉन थेन्यून महोदय ने 1826 में, 19वीं सदी के प्रारंभ में, तो जब आपने 1826 याद कर लिया ना, तो ये लाइन आपको याद करने की कतई ज़रूरत नहीं है कि 19वीं सदी के प्रारंभ में, क्योंकि इतना तो आइडिया लगा सकते हो कि 1826 सदी का प्रारंभिक टाइम पीरियड ही हुआ। तो
वॉन थेन्युन मोदे ने 1826 में एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था एग्रीकल्चर लोकेशनल थ्योरी, और इन्होंने अपना यह सिद्धांत अपनी जो आइसोलेटेड बुक थी उसी में दिया था। यह एक ऐसा विद्वान था जिसने भूमि उपयोग फसल गहनता पर स्थानिक मॉडल तैयार किया। जो वॉन थेन्युन था ना, वो एक ऐसा विद्वान था जिन्होंने भूमि उपयोग फसल गहनता के ऊपर स्थानिक मॉडल तैयार किया। इन्होंने खेत के उत्पादक पदार्थों की कीमतों की व्याख्या की। ठीक है, खेत के जो उत्पादक पदार्थ थे उनकी जो कीमतें थीं उसकी इन्होंने व्याख्या की। तो वॉन थेन्युन मोदे ने खेत के जो उत्पादक पदार्थ थे उनकी कीमतों की व्याख्या की, और इसके लिए इन्होंने एक छोटा सा सूत्र दिया कि y बराबर a प्लस बी एक्स। इस सूत्र को याद कर लो, यहाँ से कभी भी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो इसलिए आप ये मत याद करो कि y का मान क्या है, a का मान क्या है, x का मान क्या है, b का मान क्या है। आप डायरेक्टली केवल सूत्र को याद कर लो, और बाकी हम आगे भी बता दूंगा, टेंशन मत लो। जब हम डिटेल से पढ़ेंगे वॉन थेन्युन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत, वहां पर मैं इसको बता भी दूंगा आपको। जहां पर तो हम केवल एज ए एग्रीकल्चर ज्योग्राफर के रूप में पढ़ रहे हैं इनको। इनके अनुसार बाजार में दूरी बढ़ने के साथ भूमि उपयोग का प्रारूप क्यों और कैसे बदल जाता है। अब इन्होंने वॉन थेन्युन मोदे ने अपना जो कृषि अवस्थिति का सिद्धांत दिया है उसमें इन्होंने इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस किया है कि जैसे जैसे बाजार से दूरी बढ़ती जाती है, कि जैसे जैसे बाजार से डिस्टेंस बढ़ती जाती है, दूरी बढ़ती जाती है, तो बढ़ती दूरी के साथ भूमि उपयोग का जो प्रारूप है, बाजार से बढ़ती दूरी के साथ भूमि उपयोग का जो पैटर्न है वो क्यों बदलता है, किस तरीके से बदलता है। इन क्वेश्चनों का इन्होंने आंसर फाइंड करने की कोशिश की, और इन क्वेश्चनों का जो आंसर है वो हम आपको बताएंगे जब वॉन थेन्युन का जो कृषि अवस्थिति की सिद्धांत है उसको हम बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ेंगे तब। उसके बाद हम डडले स्टाम्प पौधे के बारे में भी बात कर लेते हैं कि डडले स्टाम्प पौधे क्या थे, कहाँ के थे। भाई फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि यदि आप बैच में हो तो आपको PDF मिल चुकी है, मैंने वहाँ पर अपलोड कर दी है। इस वीडियो को पूरा देखने के बजाय आप डायरेक्टली PDF से रट दो इनको, क्योंकि रटना पड़ेगा। यहाँ पर आप अपना टाइम बचा सकते हो इस तरीके से। 20वीं सदी का ब्रिटिश भूगोलवेता डडले स्टाम्प क्या थे, 20वीं सदी के ब्रिटिश भूगोलवेता थे। इनकी किताबों में पहली किताब का नाम है द लैंड ऑफ ब्रिटेन, इट्स यूज एंड मिसयूज। ठीक है, द लैंड ऑफ ब्रिटेन, इट्स यूज एंड मिसयूज डडले स्टाम्प की पहली किताब का नाम है। द वर्ल्ड ए जनरल ज्योग्राफी इनकी दूसरी किताब का नाम है। द लैंड ऑफ ब्रिटेन इनकी तीसरी किताब का नाम है। फिजिकल ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी इनकी चौथी किताब का नाम है। द लैंड फॉर टुमारो अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड इनकी पांचवी किताब का नाम है। मैन एंड लैंड इनकी छठी किताब का नाम है। ठीक है, तो डडले स्टाम्प पौधे की 6 किताबें हैं, रटना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पर पूछो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण, तो देखो इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण एक तो ये वाली है, यहाँ से बहुत सारी बार क्वेश्चन बन चुका है। एक वाली ये है, यहाँ से बहुत सारी बार क्वेश्चन बन चुका है। भाई बहुत फेमस रह गई है, वॉन थेन्युन बहुत फेमस है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में, इसलिए सॉरी वॉन थेन्युन का नाम आ गया। डडले स्टाम्प है जो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में बहुत फेमस है, जैसे हिटल्स हुआ, स्टाम्प हुआ, वॉन थेन्युन हुआ, ये कुछ ऐसे ज्योग्राफर जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ओवरऑल हमें इन सभी को पढ़ना है, और आजकल पेपर बहुत डीपली बनने लगे, बहुत डिटेल से बनने लग गए, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि ये विद्वान बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी को याद होंगी। पेपर डिफिकल्ट बनाने के लिए वो क्या करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन या तो बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर पूछेगा, या फिर वो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप ही नहीं करेगा। स्टाम्प ने कृषि उत्पादकता निर्धारण हेतु भूमि वहन क्षमता विधि का प्रयोग किया, लैंड कैरिंग कैपेसिटी मेथड का। स्टाम्प पौधे ने कृषि उत्पादकता का निर्धारण करने के लिए भूमि वहन क्षमता विधि का प्रतिपादन किया। भूमि वहन क्षमता द्वारा कृषित भूमि के प्रति इकाई कितने लोगों के भरण पोषण की क्षमता होती है यह ज्ञात किया। वॉन थेन्युन मोदे ने भूमि वहन क्षमता विधि का प्रतिपादन किया था। तो भूमि वहन क्षमता का प्रतिपादन किसने किया था, डडले स्टाम्प पौधे ने किया था, वॉन थेन्युन नहीं, डडले स्टाम्प पौधे ने। तो भूमि वहन क्षमता विधि का प्रतिपादन डडले स्टाम्प पौधे ने किया था। इनके द्वारा कृषित भूमि की प्रति इकाई कितने लोगों के भरण पोषण की क्षमता है। भाई जो प्रति इकाई कृषि भूमि है ना,
वो कितने लोगों का भरण पोषण कर सकती है। इसकी क्षमता का अध्ययन करने के लिए इन्होंने भूमि वहन क्षमता विधि का प्रयोग किया था। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं कि प्रति इकाई भूमि कितने लोगों का भरण पोषण कर सकती है, इसको ज्ञात करने के लिए इन्होंने भूमि वहन क्षमता विधि का प्रतिपादन किया था। अब इसी तरीके से जैसे वीवर है, इसी तरीके से बहुत सारे एग्रीकल्चर ज्योग्राफर हैं। तो मैं आज के इस वीडियो का यहीं एंड करता हूँ और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पर कुछ समझने का है नहीं। मैं एज इट इज़ जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको मैं आपको बोल ही रहा हूँ, ठीक है, एज इट इज़, क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट, सारा सब कुछ आपको पढ़ना होगा। तो मैं PDF अपलोड कर दिया हूँ एक तो, और एग्रीकल्चर ज्योग्राफर जितने भी हैं उनकी अभी जस्ट अगले 1 घंटे में PDF अपलोड हो जाएगी। जितने भी एग्रीकल्चर ज्योग्राफर हैं आप डायरेक्टली वहीं से याद कर लेना इनको, ठीक है, बिल्कुल डायरेक्टली वहीं से याद कर लेना जितने भी एग्रीकल्चर ज्योग्राफर है उन सभी को। तो उससे क्या होगा, आपका टाइम भी बच जाएगा और जो आपका मेन टारगेट है रटने का वो रट भी लोगे आप, ठीक है। फिर कल हम बात करेंगे एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के जो ज्योग्राफर है उनके बाद का जो चैप्टर होगा वो सारे समझाने वाले चलेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में केवल ये वाला पोर्शन है एग्रीकल्चर ज्योग्राफर वाला जो रटने वाला है केवल, जिसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। आगे अब जितने भी चलेंगे उन सब में कॉन्सेप्ट चलेगा। तो हर की एक क्लास चलेगी बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से जैसे पहले चलती आ रही है। और आगे ध्यान रखना, जहाँ पर केवल रटने की जरूरत लगेगी, जहाँ पर ऐसा लगेगा कि यार यहाँ तो केवल रटने का है, कॉन्सेप्ट नहीं है, उसके वीडियो नहीं बनाएंगे, उसको हम डायरेक्टली PDF देंगे ताकि आप उसको वैसे के वैसे रट लो। 1 घंटे का वीडियो देखो, इतने टाइम में तो आप उसको अच्छे से रट दोगे, ठीक है। बाकी आप यदि ज्योग्राफी का बिल्कुल डिटेल वाला बैच लेना चाहते हो तो आप ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो।